हमने उस शाम की शुरुआत एक महंगी मर्लोट मदिरा की बोतल से की, जिसे मैंने स्वयं मेनू देखकर मंगवाया था। मोनिका को हमेशा अच्छा लगता था जब मैं इस प्रकार आगे बढ़कर फैसले लेता था और उसे खुद चुनने के कष्ट से बचा लेता था। वैसे भी पिछले 6 महीनों से एक दूसरे को डेट करने के बाद मुझे पूरा विश्वास था कि मैं उसकी पसंद नापसंद से पूरी तरह परिचित हो चुका हूँ। जब बोतल आई तो मैंने लेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है, मर्लोट एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ ब्लैकबर्ड यानी काला पंछी होता है। मैं यह नहीं जानती थी, मोनिका ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। मैं हमेशा देख सकता था कि जब भी मैं उसे कोई नई बात सिखाता तो वो कितनी आभारी लगती थी। अच्छा हुआ उसने लेबल पर लिखी बाकी बातें नहीं पूछी, वैसे अगर कोशिश करता तो मैं ढूंढ ही लेता, क्योंकि मैं हमेशा से ही दिमाग का तेज हूं और परिस्थितियों को जल्दी समझ लेता हूं। वैसे पक्षियों की बात से याद आया, मैंने परसों एक बड़ा ही रोचक अध्ययन पढ़ा था। मैंने अपने ग्लास को धीरे से घुमाते हुए कहा, हाल ही में एक शोध आई है जिसमें पता चला है कि शहर के पक्षी मर्दों के मुकाबले औरतों से ज्यादा डरते हैं, जबकि लगता इसका एकदम विपरीत है। ऐसे अध्ययनों के लिए धन देता कौन है? मोनिका ने हल्के से हंसते हुए आश्चर्य जताया। फिर उसने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा, जो कि अजीब था क्योंकि मोनिका कभी रोटी नहीं खाती थी, लेकिन उसने उसे खाया नहीं बल्कि उसके छोटे छोटे टुकड़े करके अपनी कुर्सी के पास जमीन पर बिखेर दिए। ऐसा लगता है तुम्हें पक्षियों को अपना प्रिय बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मैंने मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा कि एक छोटा सा गौरैया डरते डरते उसकी कुर्सी के पास आया और उन टुकड़ों को चुगने लगा। लगता है मैं किसी असली जिंदगी की डिज्नी प्रिंसेस को डेट कर रहा हूँ। शायद अगर कोई पक्षी सच में मेरे ऊपर आकर बैठ जाए तब तुम ऐसा कह सकते हो, उसने मजाक को आगे बढ़ाए रखा। या फिर तब जब मैं अचानक से कोई गीत गाने लगूं, मैं वो सुनना पसंद करूंगा। उसने अपनी नाक को एक अजीब और आकर्षक तरीके से सिकोड़ा, जो मुझे बहुत प्यारा लगता था। अगली बार मुझे कराओके पर ले चलना। अगली बार अगर सब कुछ मेरे मुताबिक चला तो ऐसी बहुत सी अगली बातें होने वाली थीं। मैं इस लड़की से विवाह करने वाला था जो मेरे सामने बैठी उस छोटे पक्षी को अपनी एड़ियों के पास घूमते हुए देख रही थी। वो परिहास प्रेमी थी, बुद्धिमान थी, खूबसूरत थी, और जितनी एकाग्रता से वो देख रही थी, लगता था प्रकृति के आश्चर्यों से पूरी तरह मंत्रमुग्ध थी। वो उस पक्षी को इतने ध्यान से देख रही थी जैसे आसपास के टेबल्स पर बैठे जोड़े अपने फोन्स की चमकती स्क्रीन्स को देखते हैं। और एक अच्छी बात यह भी थी कि जब भी मैं उसे बाहर ले जाता और पैसे देने की जिद करता तो वो मेरा ज्यादा खर्चा नहीं करवाती थी। जहां तक मैंने देखा था वो ना के बराबर खाती थी। हाँ, मैं सच में एक खुशनसीब व्यक्ति था। सुनो, मैं जरा शौचालय हो आता हूँ। नेपकिन साइड में रखा, मुस्कुराया और उठ गया। मोनिका ने पक्षी से ध्यान हटाकर मेरी तरफ देखा और एक खूबसूरत मुस्कान दी। सच में वो बेहद हसीन थी। रास्ते में मैं चाहता था कि मोनिका को संदेह हुए बिना मैं प्रबंधक को रोकूं और पूछूं कि क्या आज रात उसके लिए कुछ विशेष सेटअप किया जा सकता है। शायद मैं झूठ बोल देता कि आज उसका जन्मदिन है, ताकि सारे सेवक आकर एक बड़ा सा उत्सव जैसा हंगामा खड़ा कर दें। मुझे पूरा विश्वास था कि उसे यह पसंद आएगा, और सेवक भी ऐसी चीजों में सच में खुश दिखते हैं। कभी कभी मैं एक ही शाम में उन्हें 5 या 6 अलग अलग टेबल्स पर बुलाते हुए देखता था। मैंने कभी सेवा क्षेत्र में काम नहीं किया था, पर यह एक मजेदार काम लगता था। लेकिन मुझे हमारा सेवक कहीं नहीं मिला। शौचालय से लौटते वक्त मैं रूफटॉप डेक के भारी कांच के द्वार के पास रुका। मैं अचानक स्तब्ध रह गया जब मैंने मोनिका को अभी भी टेबल पर अकेले बैठे देखा। उसके हाथ में कुछ था, लेकिन वो उसका फोन नहीं था। मुझे समझ आया कि वो वही गौरैया थी जिसे वो पहले खिला रही थी। उसने पक्षी के छोटे से जिस्म को एक हाथ में मजबूती से जकड़ रखा था और अपनी उंगली से बड़े ही आराम से पक्षी के नराम सर को बार बार सहला रही थी। पक्षी की छोटी काली आंखें आधी बंद थीं। क्या वो सुकून में थी या फिर किसी घोर सुन्न कर देने वाले डर में? एक अजीब सी घबराहट मेरे अंदर जागी, पर मैंने उसे झटक दिया। नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे वो पक्षी उसके सहलाने से सो रहा है। मैं सोचने लगा कि आखिर उसने उसे पकड़ा कैसे। जाहिर है वो पक्षी उस पर इतना भरोसा करता था कि उसके हाथ में आ गया। मेरी गर्लफ्रेंड, एक डिज्नी प्रिंसेस, प्रकृति के साथ संवाद करती हुई। मैं पीछे खड़ा होकर इस पल को देख रहा था और मेरे चेहरे पर एक भावुक मुस्कान थी। मैं शायद एकदम मूर्ख लग रहा हूँगा, पर मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने देखा कि मोनिका उस पक्षी को अपने होठों के पास लेकर आए। मुझे लगा वो उसे उड़ाने से पहले एक प्यारा सा चुंबन करेगी, एक ऐसा विचार जिसे लेकर मैं अंदर से बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं था, पक्षियों के कीटाणुओं और परजीवियों के डर से। लेकिन अगले ही पल पक्षियों के रोगाणुओं और कीड़ों का ख्याल मेरे दिमाग से पूरी तरह उड़ गया। इस पल मैं देख सकता था कि वो पक्षी अब मोनिका की मुट्ठी में बहुत बुरी तरह तड़प रहा था। मोनिका की पकड़ इतनी खौफनाक और इतनी शक्तिशाली थी कि उसके हाथ की त्वचा एकदम सफेद पड़ चुकी थी। उसने अपना मुंह खोला और वो कोई चुंबन नहीं था। उसके होंठ खुले और ज्यादा खुले, जब तक मुझे लगा कि उसका जबड़ा अपनी जगह से निकल जाएगा, और फिर
ऐसा लगा जैसे उसका जबड़ा पूरी तरह से अलग हो गया हो। उसका मुंह एक गहरे खौफनाक गड्ढे की तरह खुलता ही चला गया। उसके ऊपर और नीचे के दांतों के बीच लार के मोटे तार तैर रहे थे और उसके सर का पिछला हिस्सा उसकी गर्दन में धंस गया था। पक्षी ने उसके हाथ में एक आखिरी आतंक से भरी तड़प ली, पर अब बहुत देर हो चली थी। उसका सर पूरी तरह से मेरी गर्लफ्रेंड के मुंह के अंदर गायब हो चुका था। उसने उसे एक बार में खत्म नहीं किया, जबकि वो चाहती तो बहुत आसानी से कर सकती थी। उसके दांत, जो अब तक मुझे जितने पता थे उससे कहीं ज्यादा लंबे थे क्योंकि उसके होंठ पूरी तरह पीछे खींच चुके थे, उन्होंने पक्षी पर प्रहार किया। एक झटके में पक्षी का सर उसकी रीढ़ की हड्डी से अलग हो गया। ये नज़ारा बिल्कुल एक खौफनाक चित्रकला, सैटर्न डिवोरिंग हिज सन, शनि अपने ही पुत्र को खाते हुए, जैसा था, जिसके बारे में मैंने अपनी पहली डेट पर उसे बहुत विस्तार में बताया था, इतने अच्छे से कि वो प्रभावित होकर दूसरी डेट के लिए मान गई थी। मैंने शुरू से सोचा था कि मोनिका को एक संस्कारी और कलाप्रेमी मर्द पसंद है, पर इस वक्त मैं सोच रहा था कि मैं मोनिका की पसंद के बारे में आखिर जानता ही क्या हूं। उसका मुंह दूसरी बार खुला। खाने की क्रिया बिल्कुल चेतनाहीन, एक ऑटोमेटिक मशीन जैसी थी। उसकी जिह्वा एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम कर रही थी, जो पक्षी के बाकी हिस्से को, जो अभी भी फड़फड़ा रहा था, हे भगवान, वो अभी भी कैसे फड़फड़ा रहा था, उसकी गर्दन के उस अंधेरे खुले गड्ढे के नीचे भेज रही थी। उसका जबड़ा बंद हुआ, उसके होंठ मजबूती से चिपक गए, और मैंने देखा कि एक साफ चलता हुआ मांस का पिंड उसकी सफ़ेद त्वचा के नीचे से सरकते हुए दिखा और उसकी ड्रेस के कॉलर के नीचे गायब हो गया। मैंने सोचा कि मैं वहां से भाग निकलूं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भोजन के पश्चात बिना भुगतान किए भागने का काम नहीं किया था, पर यदि तर्कसंगत देखा जाए तो इस वक्त तक भोजन सिर्फ मोनिका ने ही खाया था ना। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, सब कुछ ब्लैक हो रहा था। फिर भी मैं अपनी जगह पर जम गया, डर के मारे मेरा जिस्म बिल्कुल सुन्न हो चुका था। क्या उस पक्षी ने भागने और लड़ने दोनों की कोशिश नहीं की थी? और वो हार गया ना? अचानक मोनिका ने ऊपर देखा और कांच के द्वार के पार मुझे खड़ा देख लिया। अब रेस्टोरेंट के अंदर बिना दिखे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। कांपते हुए मैं धीरे धीरे अपनी टेबल की तरफ बढ़ा और बैठ गया। कुछ ही पलों में हमारा सेवक हमारा ऑर्डर लेने के लिए दोबारा आया। मेरे लिए बस एक हाउस सलाद, ड्रेसिंग थोड़ा साइड में रखना, मोनिका ने बड़े आराम से अपना मेनू बंद करते हुए कहा। आवाज नहीं निकल रही थी। मैं उस चीज को घूर रहा था जो उसके दांतों में फंसी थी। उसने नोटिस किया और तुरंत अपने होंठ बंद कर लिए, अंदर ही अंदर जांचने लगी। उसकी जुबान ने उसके नीचे के होंठ को एक नुकीली थैली की तरह फुलाया और फिर गाल की तरफ घूमी। वो कुछ देर तक इस तरह करती रही, फिर उसने बड़े आराम से अपने संवारे हुए नाखूनों से उस अवशेष को निकाला और अपनी प्लेट के साइड में रख दिया। वो एक छोटा सा नुकीला हड्डी का टुकड़ा था। तुम्हें पता है ना उन लड़कियों के बारे में क्या कहा जाता है जो अपनी जुबान से चेरी की डंडी में गांठ बांध सकती हैं? उसने शैतानी से मेरी आंखों में देखते हुए कहा। वो यह नहीं कहते कि वो डिज्नी प्रिंसेस हैं। ओह, मैं बड़ी मुश्किल से बोल पाया। जहां तक मुझे पता था उसने मदिरा के अलावा अन्य कोई ड्रिंक नहीं पी थी, और जो नुकीला अवशेष उसने अभी मेरे सामने निकाला था वो किसी चेरी की डंडी तो बिल्कुल नहीं थी। जब हमारा भोजन आया तो मैंने उसे मदिरा की चुस्की लेते और अपनी प्लेट पर सलाद के पत्तों को इधर उसकी बातें सुन रहा था। कम से कम वो खाने का ढोंग तो कर रही थी। मैंने अपने चिकन परमेसन को छुआ तक नहीं था। मेरा पेट अंदर से मरोड़ खा रहा था। पूरे रूफटॉप डेक को देखते हुए मैं चोरी छुपे डर के मारे वहां मौजूद बाकी सभी औरतों को देख रहा था, जो अकेले थीं, जोड़ों में थीं या समूहों में थीं, और मैंने नोटिस किया कि हर एक औरत की प्लेट में वही हाउस सलाद रखा था। ड्रेसिंग साइड में मैं कसम खा सकता हूं कि उनमें से कई औरतें सीधे मेरी तरफ देख रही थीं। सूरज अभी अभी डूब चुका था और या तो बढ़ते अंधेरे की वजह से या उनकी ठंडी जांचती हुई नजरों की वजह से मेरी त्वचा बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी पड़ गई थी। अब जमीन पर एक भी पक्षी नहीं घूम रहा था। हवा एकदम शांत थी। शायद वो सब उड़ गए थे, या शायद उन्हें पहले से पता था। क्या? मैंने अचानक होश में आते हुए पूछा जब मुझे एहसास हुआ कि मोनिका किसी जवाब का इंतजार कर रही थी। मैं बस सोच रही थी, उसने दोबारा कहा। उसकी स्माइल उसके चेहरे पर थोड़ी ज्यादा ही लंबी खींच गई थी। जब हम साथ रहने लगेंगे तो हमें एक पक्षी घर बर्ड फीडर लगाना चाहिए, या उनके नहाने के लिए कुछ। हम उसे इस क्षेत्र के सभी पक्षियों के लिए बहुत स्वागतपूर्ण बना सकते हैं। इस तरह उन्हें पता चल जाएगा कि मैं ऐसी नहीं हूं जिससे उन्हें डरने की जरूरत है। ओह, वो फिर मुस्कुराए और फिर अपने नेपकिन के कोने से अपना मुंह साफ किया। ऐसा लगा जैसे उसे थोड़ी अपच हो रही हो। मैं बिना सोचे ही अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मेरे भीतर की आत्मा चिल्ला रही थी कि यहां से भाग जाओ। मुझे लगता है मुझे शौचालय। इससे पहले कि मैं एक कदम भी आगे बढ़ पाता, मैं अचानक लोगों की एक दीवार से घिर गया। मैं पसीना पसीना होकर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। चारों तरफ से घिर चुका था। किसी ने मेरे अछूते भोजन के ठीक बगल में केक का एक बड़ा सा टुकड़ा लाकर रख दिया और सेवकों की एक पूरी फौज एक खौफनाक तेज आवाज में ताली बजाने और गाने लगी।
दो खुरदरे हाथों ने अचानक मेरे माथे पर एक टाइट इलास्टिक बैंड बांधा और मेरे सर पर एक नुकीली उत्सव टोपी पार्टी हैट पहना दी। ताली बजाते उन चेहरों के बीच से मोनिका आगे झुकी, उसकी आंखें पूरी तरह से चमक रही थीं। जब तुम पहले शौचालय गए थे, मैंने उन्हें बोल दिया कि आज तुम्हारा जन्मदिन है।